हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। क्लास 11 का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस का डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसके अच्छे से मैकेनिज्म को कि क्या मैकेनिज्म है साइंटिफिक बेसिस पे। तो आपको पता है कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखें तो होती है 6CO2 + 12H2O, जिससे बनता है ग्लूकोज C6H12O6 + 6 ऑक्सीजन + 6H2। क्लियर? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो ये 6CO2 है ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर CO2 की रिडक्शन हो रही है। हाइड्रोजन का ऐड करना या ऑक्सीजन को रिमूव कर लेना, दोनों प्रोसेस रिडक्शन होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को ऐड करना या हाइड्रोजन को रिमूव कर देना ऑक्सीडेशन होता है। ये आप केमिस्ट्री में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ चुके हो गए। इलेक्ट्रॉन के एडिशन और रिमूवल को भी हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से कंपेयर करते हैं। क्लियर? और ज़्यादा डिटेल में आप केमिस्ट्री के अंदर इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप देखें, CO2 के अंदर आपने हाइड्रोजन ऐड कराया है, यानी रिडक्शन हो रहा है CO2 का। इसी को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12H2O को आपने ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया है, यानी आपने ऑक्सीडेशन किया है वाटर का। ठीक है, इसी को हम लाइट रिएक्शन कहेंगे। अगर हम फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा डिटेल में समझें तो आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। जो रिएक्शन प्लांट की सेल्स में चल रही है पर एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब? एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। क्लियर? यानी कि फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसके अंदर रिडक्शन भी होगा और इसका ऑक्सीडेशन भी होगा। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन किसका होगा? CO2 का होगा। और ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? H2O का होगा। ठीक है, तो अगर हमें फोटोसिंथेसिस को समझना है तो हमें इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, जिसे हम लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इस लाइट रिएक्शन के अंदर दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, साइक्लिक ETS और नॉन साइक्लिक ETS। इसके अंदर क्या होता है, हमें अगर रिडक्शन करना है CO2 का तो हमें उसके लिए रिड्यूसिंग पावर की ज़रूरत होगी और एनर्जी की ज़रूरत होगी। यानी मेन मकसद है हमारा ग्लूकोज बनाना। ठीक है, मेन मकसद हमारा यहाँ पर क्या है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल बने। ग्लूकोज मॉलिक्यूल किससे बनेगा? CO2 के रिडक्शन से बनेगा। CO2 के रिडक्शन को करने के लिए अब हमें किसकी ज़रूरत होगी? रिड्यूसिंग पावर की। रिड्यूसिंग पावर को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? एनर्जी की। यानी हमें ATP मॉलिक्यूल की भी सिंथेसिस करनी है और हमें रिड्यूसिंग पावर की भी सिंथेसिस करनी है। तो ATP मॉलिक्यूल और रिड्यूसिंग पावर की सिंथेसिस हम करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर या लाइट रिएक्शन। क्लियर? लाइट रिएक्शन के अंदर जैसे ही सनलाइट लीफ के ऊपर गिरती है तो आपके दो स्टेप्स होते हैं, एक तो साइक्लिक ETS और नॉन साइक्लिक ETS। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी आपको रिडक्शन के लिए पावर चाहिए, रिड्यूसिंग पावर चाहिए और एनर्जी चाहिए, उनकी सिंथेसिस होती है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ CO2 या फिर हम इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। यानी जो एक्चुअल एम है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, वो इस स्टेप में कंप्लीट होगा, दैट इज योर डार्क रिएक्शन। ये 3 स्टेप्स हम देख सकते हैं इसके अंदर। C3 पाथवे होता है, एक C3 रिएक्शन साइकिल चलती है। ठीक है, एक C4 रिएक्शन साइकिल चलती है या C4 पाथवे होता है, और एक कैम पाथवे होता है या कैम साइकिल होती है। इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज की सिंथेसिस करते हैं। एक बात बता देती हूँ, कोई भी एक प्लांट के अंदर आपको तीनों साइकिल देखने को नहीं मिलेंगी।
जितने भी प्लांट अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कोई ना कोई एक साइकिल से ज़रूर फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, अगर वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो ऐसा प्लांट जो C3 पाथवे को फॉलो कर रहा होगा उसे हम C3 प्लांट कहेंगे, ऐसा जो C4 को कर रहा होगा उसे हम C4 प्लांट कहेंगे, और ऐसा जो कैम को कर रहा होगा उसे हम कैम प्लांट कहेंगे। याद रखें, किसी भी एक प्लांट के अंदर आपको तीनों या दो नहीं मिलेंगी, एक प्लांट के अंदर एक पाथवे ही देखने को मिलेगा। दूसरा, कोई भी प्लांट ऐसा नहीं होगा जिसमें तीनों में से कोई एक पाथवे प्रेजेंट ना हो। क्लियर? हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर या आपकी लाइट रिएक्शन है, ये एक तरीके से प्रिपरेटरी फेज है जिसमें आप अपने मेन स्टेप के लिए प्रिपरेशन करते हैं, और ये आपका एग्जीक्यूटिव फेज है, यानी जिसके अंदर जो आपका एम है वो इसमें कंप्लीट होता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरी बात, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि लाइट रिएक्शन दिन में और डार्क रिएक्शन रात में होती है। लाइट रिएक्शन का मतलब ये है कि इसके लिए आपको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत है, पर डार्क रिएक्शन में आपको डायरेक्ट सनलाइट की इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रात में होगी, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। जो इसमें प्रोड्यूस हुआ वो अब इसमें यूटिलाइज किया जाएगा। क्लियर? दिस वॉज द ऑल अबाउट जो अब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर या लाइट रिएक्शन से, क्योंकि जो मेन स्टेप है उसकी हमें प्रिपरेशन करनी है लाइट रिएक्शन में, तो वो हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन से। उससे पहले हम देखें बेटा, हमारा जो लीफ है, आपको पता है इस लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसके अंदर आपको ऐसे मेम्ब्रेन दिखाई देती हैं जिसे आप ग्रेना थाइलेकॉइड कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आपको कुछ थाइलेकॉइड या मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा या फ्लूइड में दिखाई देता है, जिसे आप स्ट्रोमल थाइलेकॉइड भी कहते हैं। ठीक है? जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं या क्लोरोप्लास्ट हैं वो लिपिड सॉल्यूबल हैं, और लिपिड सॉल्यूबल है तो किसी ऐसी स्ट्रक्चर पर ही सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पर लिपिड प्रेजेंट हो। आपको पता है जितनी भी मेम्ब्रेन होती हैं वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती हैं, इसीलिए ये ग्रेना थाइलेकॉइड में या स्ट्रोमा थाइलेकॉइड में अरेंज होते हैं, और स्ट्रोमा के अंदर डिस्पर्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। देखेंगे तो इस तरीके से आपका जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो अरेंज्ड होता है। जब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें दो फोटोसिंथेटिक सिस्टम या पिगमेंट्स देखने को मिलता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। कुछ नहीं है, सन से आ रही सनलाइट की कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, इस बेस पे हमने दो ग्रुप बना दिए। ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए फोटोसिस्टम फर्स्ट। ये 680 से नीचे जितनी भी वेवलेंथ है उन्हें एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए फोटोसिस्टम सेकंड। क्लियर? क्लोरोप्लास्ट को जब हम देखेंगे तो वो इस तरीके से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को अरेंज करता है, यानी क्लोरोफिल को इस तरीके से अरेंज करके रखता है, जिसके अंदर आपका एक मेन ग्रुप होता है जिसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। यहाँ पर हमेशा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और ये रिएक्शन सेंटर डिसाइड करता है कि ये ग्रुप कौन से वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। आपने पढ़ा होगा कि लाइट हमेशा फोटोन या पार्टिकल के फॉर्म में ट्रैवल करती है। जब भी सनलाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में आकर लीफ के ऊपर अटैक करते हैं तो वो फोटोन अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ये क्लोरोफिल पिगमेंट है जो यहाँ पर अरेंज्ड है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं और सारी एनर्जी को इकट्ठा करके क्लोरोफिल ए को या रिएक्शन सेंटर ग्रुप को ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है इसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। जैसे ही आपके फोटोसिस्टम के रिएक्शन सेंटर पर सारी एनर्जी पहुंचती है, वैसे ही फोटोसिस्टम फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है। ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन आपका डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू मूव करता है और वापस आ जाता है। इसी के साथ साथ जैसे ही सनलाइट गिरती है वाटर का ब्रेकडाउन भी होता है,
और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये इलेक्ट्रॉन अब कैसे कैरी करेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर इन्वॉल्व होंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप बस ये याद रखिए रिएक्शन सेंटर क्या होता है, ये एसेसरी पिगमेंट क्या काम करते हैं और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। रीड इट फ्रॉम द NCERT टिल द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।